हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मेरे दोस्तों, इस एग्जाम्पल के साथ उसकी शुरुआत करेंगे। तो आपने बहुत सुना होगा कि भाई किसी व्यक्ति ने अपना म्यूज़िक बनाया, म्यूज़िक कंपोज किया और सामने वाले व्यक्ति ने उसे कॉपी कर डाला। म्यूज़िक कंपोज किया है मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने उसे कॉपी कर डाला। सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा। और फिर आपने कभी सुना होगा कि एक व्यक्ति ने कोई बुक लिखी, उसने कोई बुक लिखी और जो उसने बुक लिख करके रखी, उसी की कहानी को यूज करके किसी ने मूवी बना दी, उसकी एक फिल्म बना डाली। बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने हमें आए होंगे आपके। तो करे क्या भैया? ठीक है जी, आपके दिमाग में आएगा जी ये तो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात आ रही है आपके दिमाग में कि भैया ये म्यूजिक जो है बुद्धि से बनाया गया, इंटेलेक्ट से बनाया गया। ये बुक में जो भी लिखा किसी व्यक्ति ने, वो भी भैया अपनी बुद्धि से उसने इसे बनाया, इस स्टोरी को क्रिएट किया और सामने वाले ने, मान लीजिए मिस्टर बी ने, उसकी मूवी बना डाली। तो ठीक है बेटा, क्या करेंगे आइए देखें। ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स थे। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ये आईपीआर के एग्जाम्पल थे। अब मान लीजिए कि एक्स मिस्टर वाई के पास काम करता था। नाम बदल लिए जाए, एक्स और वाई यूज हो चुके हैं। सो मान लीजिए मिस्टर एल मिस्टर एम के पास काम करते थे। अब एम के पास से उसने काम छोड़ दिया, लेकिन अब एल करता क्या है? एम के ही क्लाइंट्स को पोच करता है। इसे थेफ्ट ऑफ क्लाइंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? थेफ्ट ऑफ क्लाइंट्स। यानी ये इसके यहाँ काम करके सारी के सारे इसके क्लाइंट्स के बारे में जान गया, इसको उसकी नॉलेज हो गई कि इन लोगों को ये सामान बेचते हैं। इसने अपना ही काम शुरू कर लिया और मिस्टर एम के क्लाइंट्स को अपने पास लाने लग गया। बताइए क्या मिस्टर एल की गलती है कि नहीं है? अब जब ये मिस्टर एल इस तरीके के काम करेगा तो एम क्या करे? पहले केस में एक्स क्या करे, दूसरे केस में ए क्या करे? सो वी कॉल इट थेफ्ट ऑफ क्लाइंट्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या कहलाती है? थेफ्ट ऑफ क्लाइंट्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जी कौन सा टॉपिक चल रहा है। अभी आते हैं टॉपिक पर। कुछ और एग्जाम्पल इसके बारे में ज़रा जान लें। मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 4 आ रहा है आपके सामने। फिर एक्स यूज हो गया। मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी और उससे कहा, ये लैंडलॉर्ड है। ठीक है जी, कौन है ये मिस्टर लैंडलॉर्ड है। और ये है टेनेंट। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से साफ कहा था, भैया सुन लो मेरी बात, कि प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हें किराए पर दे रहा हूं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में तुम कोई भी किसी भी तरह की पक्की कंस्ट्रक्शन अंदर नहीं करोगे। अगर तुमने मान लो दीवारें बनानी भी हैं तो बना लेना, लेकिन वो टेम्पररी होनी चाहिए। पक्की दीवारें आप इसमें अंदर जो है नहीं बना सकते। तो भैया पहली बार जब ये सब घर किराए पर लेना तो डेफिनेटली क्यू ने सारी कहानी मान ली और कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बाद में 2 हफ्ते बाद ही उसने क्या किया, इसके अंदर मिस्त्री को बुलाकर पक्की दीवारें खड़ी करवानी शुरू कर दी। अब भैया लैंडलॉर्ड ने इस पर कहा था कि आप किसी भी हाल में यहाँ पर परमानेंट वॉल्स बनवाने की कोशिश नहीं करोगे, और उसने बुला के काम शुरू करा दिया। ये तो मना किया था उसने। पी को जब पता लगा, उसने क्यू से कहा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? क्यू ने कहा, ठीक है जी, उस टाइम मेरा मूड नहीं था, अब मेरा मूड कर गया, तो भैया जो मर्जी कर लो। अब तो बताओ फिर अब ये क्या करे? ये बेचारा तो यहाँ पर फंस गया। से यस और नो? इसकी तो वॉल ये चलनी शुरू हो गई। भाई आप कहोगे निकाल दे,
अरे भाई कई बार इतना निकालना आसान भी नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में लीगली क्या करें, पी के पास लीगली क्या राइट है। इन सभी केसेस में आपने देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट केस दायर करने वाला है, ये बात तय है। एक्स का म्यूजिक जो कि उसने खुद कंपोज किया था, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कॉपी करके उसका यूज कर लिया तो भैया वाई के अगेंस्ट केस फाइल होगा, बिल्कुल फाइल होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब ए की लिखी गई किताब को, उसकी स्टोरी को इस मिस्टर फिल्म मेकर ने चुरा लिया और उसे अब कहता है भैया इसकी मूवी हम बनाएंगे, बनानी शुरू कर दी सेम स्टोरी से, तो अब सवाल ये आता है कि मिस्टर ए को भी केस फाइल करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इधर एम ने मिस्टर एल को रखा था अपने पास जॉब पर, उसको सिखाया सब कुछ, ये उसी के क्लाइंट लेकर अपना बिजनेस बनाने में लगा हुआ है, तो अब मिस्टर एल को केस दायर कर देना चाहिए। बोलो यस और नो, कर देना चाहिए। लेकिन इन सभी केसेस में सबसे पहला एक्शन जब लिया जाएगा और कोर्ट में जाएगा केस, तो ये सभी लोग, यहां पर मिस्टर एक्स मार्क कर रहा हूं रेड से, यहां पर मिस्टर ए, यहां पर मिस्टर एम और दूसरे केस में मिस्टर पी, ये कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेंगे कि साहब ये जो सामने वाली पार्टी है ये कुछ ऐसा कर रही है जो इसे नहीं करना चाहिए। यहां तो पी और क्यू का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट की ये ब्रीच कर रहा है। बोलो यस और नो, उस कॉन्ट्रैक्ट की ये ब्रीच कर रहा है भैया, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसे रोका जाए। बोलो यस और नो, दीवार बनने से रोका जाए, क्यू को रोका जाए, उसे रोको, पहले ये कहा जाएगा। बोलो यस और नो। कॉम्पनसेशन वो सब बात की बात है। इधर एम, सॉरी नॉट एम, मिस्टर एक्स जब वाई के अगेंस्ट केस दायर करेगा, सबसे पहले कोर्ट में क्या अर्जी दाखिल करेगा, जी देखो ये मेरे म्यूजिक को कॉपी करके चला रहा है, इसको सबसे पहले इसे रोको, और अगर इसने कॉपी करके कुछ बनाना बेचना शुरू कर दिया तो भैया उसे रोको। मैं प्रूव करूंगा कि ये मेरी है, लेकिन तब तक तो इसे रोका जाए। इधर ए भी प्रूव करेगा कि जी मैं प्रूव करूंगा कि ये मेरी किताब थी, मैंने लिखी थी, लेकिन इस फिल्म मेकर को ये मूवी बनाने से रोका जाए, ये मेरी कॉपी कर रहा है चीज की। और एम प्रूव करेगा, हाँ जी हाँ मैं प्रूव करूंगा, मैं आपके सामने सबूत पेश करूंगा जज साहब, लेकिन उससे पहले इस एल को रोका जाए कि इन लोगों से ये डील नहीं कर सकता, ये तो मेरे क्लाइंट से। कहने का मतलब ये कि यहां पर अब एक स्टे ऑर्डर लाने की बात हो रही है, जिसे कहा जाता है इंजंक्शन। तो सामने वाले व्यक्ति को जो वो गलत काम कर रहा है उस पर एक स्टे ऑर्डर लिया जाता है, इसे कहा जाता है इंजंक्शन। इंजेक्शन नहीं है, कहीं इंजेक्शन समझ लो, ये है मेरे दोस्तों इंजंक्शन। रोक दिया जाएगा, हो सकता है उसे जब तक केस का फैसला नहीं हुआ तब तक टेम्पोरेरीली तो उसे मना किया जाएगा कि भैया जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप टेम्पोरेरीली तो ये काम नहीं कर सकते। यानी पहला तरीका ये होगा कि टेम्पोरेरी तौर पर ये इंजंक्शन लगा दिया जाए। बोलो यस और नो। और तब तक स्टे लगा रहे जब तक कि इसका फैसला नहीं आ जाता। एक बार फैसला आ गया तब की तब देखेंगे। और अगर फैसला आ जाए तो भैया फिर ये परमानेंट इंजंक्शन आ जाएगा। बोलो यस और नो। बिल्कुल ठीक बात है जी, परमानेंट इंजंक्शन आ जाएगा, यानी दूसरा केस। सो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाली पार्टी को वो काम करने से रोका जाए, या फिर अगर उसने अपना कोई वादा निभाने के लिए मना किया कि मैं करूंगा लेकिन कर नहीं रहा, तो उसे करने के लिए मजबूर किया जाए कि तब तक तो करो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक तो ये काम करो जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो ये कुछ करने के लिए भी टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन हो सकते हैं, और कुछ करने से रुकने के लिए भी हो सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं और कुछ करने से रुकने के लिए भी हो सकते हैं। तो इंजंक्शन का मेन मकसद क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड में इंजंक्शन के बारे में सारी डिटेल दी हुई है, हम आज उसी का यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट
इंजंक्शन, और सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात की जाए। जो मैंने आपको बातें बताई हैं पहले ज़रा उसी के बेसिस पर हम इसको समझते हैं, और फिर इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आने हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए एग्जाम्पल आने हैं कि आप इस पर्सन ने प्रॉपर्टी मेरी ले ली है, कहीं इससे पहले वो किसी को बेच दे तो भैया ज़रा पहले से रोको, या मैंने किसी को उधार दिया हुआ है और वो व्यक्ति जो है मेरा पैसा वापस नहीं लौटा रहा, उसकी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज के कागजात मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने मॉर्गेज करवाई हुई थी, यानी उसको गिरवी उसने मेरे पास रखा था, लेकिन मेरे पास उसका कब्जा नहीं है, वो उसे बेचने जा रहा है, ज़रा उसे रोको। सो इन सब चीज़ों को करने के लिए कोर्ट में इंजंक्शन के लिए केस दायर किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये केस का पूरी तरह से फैसला नहीं है, ये बात तय हो गई कि केस का पूरी तरह से फैसला नहीं है, लेकिन ये एक तरह से टेम्पोरेरीली रिलीफ है। टेम्पोरेरीली आपको रिलीफ मिल गया कि हाँ जी हाँ, जब तक कोर्ट का सही फैसला ये नहीं आ जाता तब तक कम से कम सामने वाला एक्शन नहीं लेगा, जो चीजें जैसी की जैसी हैं वैसी की वैसी रहें। और कोर्ट भी यही चाहेगा कि भैया उन चीजों से छेड़खानी ना की जाए। जिस चीज का हम फैसला देने जा रहे हैं, पता चला हमने फैसला देना शुरू किया और उसके बाद सिचुएशन ही बदल गई, तो भला फिर कोर्ट भी कैसे फैसला करेगा। दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट्स कि भैया अगर उन्हें जस्टिस को प्रॉपरली करना है तो उनके पास तो ये पावर्स हैं ही कि जस्टिस को पूरी तरह से किया जाए, पार्टीज को पूरा न्याय मिले। तो भैया ये सिंपल सी बात है कि वो एक इंटरिम रिलीफ काइंड ऑफ दे देते हैं कि चलो जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, जब तक फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स नहीं हो जाता, तब तक इस पोजीशन को स्टेटस को में रखा जाए। स्टेटस को क्या होता है? यानी एज इट इज। स्टेटस को यानी एज इट इज, जो अभी सिचुएशन है वैसी रखी जाए। तो आइए इंजंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका बांधेंगे और फिर आगे बात करेंगे इसकी। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every court is constituted for the purpose of administering justice. Say yes or no? बिल्कुल ठीक बात है जी। Between whom? Between the parties. Parties के बीच में उन्हें justice लेकर के आना है। Therefore, must be deemed to possess all such power. It must be deemed to possess all such powers as may be necessary to do full and complete justice to the parties before it. तो भैया उनका अगर सही न्याय करना है तो उसके पास इसकी सारी पावर्स होनी चाहिए। तो इससे जुड़ी कुछ जो पावर्स दी गई हैं, आइए उनकी बात करें। और साथ में लिखा गया कि इट इज़ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ नाउ कि जी इंटरिम रिलीफ भी दिया जा सकता है। इंटरिम रिलीफ जो दिया जाएगा ये एक तरह से लॉ की एड ही है, लॉ की हेल्प ही है कि जब तक आपका मेन रिलीफ नहीं आ जाता, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं हो जाता उस केस में, तब तक इंटरिम तो सपोर्ट मिले। तो दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज इंटरिम रिलीफ दैट कैन ऑलवेज बी ग्रांटेड। सो इट इज एंशिलरी टू द मेन रिलीफ, ये उससे जुड़ा हुआ है, ये मेन रिलीफ नहीं है। प्लीज कीप इट इन माइंड, दिस इज नॉट अ मेन रिलीफ, दिस इज एंशिलरी टू द मेन रिलीफ विच इज अवेलेबल टू द पार्टीज। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये जो है एंशिलरी रिलीफ है जो फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स इन द सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग जो भी चल रही हैं उनसे जुड़ा हुआ जो मेन रिलीफ है, उससे जुड़ा हुआ ये एक इंटरिम रिलीफ, एक एंशिलरी राइट है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यानी अगर देखा जाए तो हमारे सारे केसेस में ये कॉम्पनसेशन क्लेम करने की अभी बात नहीं हो रही। आप ये पहला केस ही देख लो भले, पहले केस में भी बातचीत ये नहीं हो रही कि सर मुझे इतना कॉम्पनसेशन चाहिए सर, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति को ये काम करने से रोका जाए। एक बार आपने इसे काम करने से रोक दिया तब मैं बताऊंगा जी मुझे क्या रिलीफ चाहिए, वो तो बातें पहले ही बतानी पड़ती हैं। बट सबसे पहला काम ये कर दो जी, इसको रोक दो, ये जो काम कर रहा है उसे रोक दो। जैसे ये यहाँ पर भी उस काम करने वाले को ये काम करने से रोक दो, और जब तक फाइनल डिटर्मिनेशन होगा तब उसके अकॉर्डिंगली हम फॉलो करेंगे लॉ को, जैसे भी होगा। तो ये इंजंक्शन है। तो कोर्ट के पास तो भैया इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने की पावर हमेशा रहती है अनटिल द सूट इज
पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। पेंडिंग बिफोर द कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब तक उसका फाइनल फैसला नहीं आ जाता, फाइनल राइट्स का डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता। सो यही सेम चीज यहां लिखी है। देयरफॉर अ कोर्ट अनडाउटेडली possess the power to grant interim relief during the pendency of the suit। जब तक वो पेंडिंग है भैया तब तक कम से कम ये इंटरिम रिलीफ तो मिले। सो अब इसकी एक डेफिनेशन के बारे में जरा बात की जाए, है क्या? कोर्ट के प्रोसेस के जरिए ही तो मिलेगा। एक पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए, कोई भी ऐसा एक्ट जिसे कुछ करने के लिए या करने से रुकने के लिए ये जुडिशियल प्रोसेस किया जाता है। सो जहां पर हमने इंजंक्शन की बात कर ली मेरे दोस्तों, ये क्या है? एन इंजंक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस। क्या है? ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस चीज के लिए? जहां पर एक पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ करने से रुकने के लिए, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ऐसे ही एक और केस था जहां पर कोई म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या करते थे कि एक किसी की प्रॉपर्टी के आगे कूड़ा डाल के चले जाया करते थे, तो उसने केस दायर कर दिया म्यूनिसिपैलिटी पर कि जी ये हमारे घर के आगे कूड़ा डाल के चले जाते हैं। तो उनको परमानेंटली बाद में रिफ्रेन किया था कि आज के बाद यहाँ पर ये कूड़ा डला नहीं होना चाहिए। उसके लिए फाइन लगाया गया उन पर, और ये कहा गया कि आपको परमानेंटली इंजंक्शन किया जाता है यहाँ से कि आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। सो टेम्पोरेरली तो रोका ही गया होगा बीच में, लेकिन बाद में परमानेंटली उन्हें इंजंक्शन लगा करके रोका गया। सो किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को करने से या करने से रुकने के लिए जब ये ऑर्डर दे दिया जाए, ये उसी का जुडिशियल प्रोसेस है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंजंक्शन। ये थी इसकी डेफिनेशन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब चलते हैं आगे। भैया कितने तरह के होते हैं? दोनों काइंड्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि काइंड्स ऑफ इंजंक्शन में टेम्पोरेरीली भी ये आपको रिलीफ मिल सकता है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, और अगर कोर्ट का जब फैसला आ जाए तो हो सकता है कोर्ट उसी चीज के लिए परमानेंटली इंजंक्शन लगा दे कि भैया आज के बाद ये काम होना नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है और परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, कब होता है? आइए पढ़े। टेम्पररी या इंटरिम यानी इन बिटवीन। जब एक पार्टी को हमने रिस्ट्रेन कर दिया एक एक्ट करने से, तो ये कह दिया गया भैया जब तक इस कोर्ट का ये फैसला इस मुद्दे पर नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स नहीं आ जाते, तब तक आप इस काम को करने से बचेंगे। ये होना नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे सारे एग्जांपल्स में आपने देखा सब पार्टीज को रोकने के लिए पहले किया गया। जैसे उस पॉइंट की बात करिए जहां पर एक लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया था, और किस बात के लिए कहा था कि भैया इसे रोको, ये तो परमानेंट जो है यहाँ पर दीवार बनाने पर तुला हुआ, इसे रोका जाए। परमानेंट यहाँ पर दीवार नहीं बनेगी, परमानेंट वॉल बनाने पर लगा हुआ ये, तो उसको सबसे पहले टेम्पोरेरीली इस काम के लिए रोका जाएगा। फिर अगर कोर्ट ने देखा कि भैया ये तो बिल्कुल गड़बड़ काम कर रहा है, तो परमानेंटली इंजंक्ट कर देगी उसे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो टेम्पोरेरी इंजंक्शन का मतलब क्या है कि अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, until the final determination of rights of the parties, और until the further orders of the court, ये काम आप नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आई? So a temporary or interim injunction, a temporary or interim injunction restrains a party temporarily from doing the specific act। इस काम को आप नहीं करोगे। And this can be granted only until the disposal of the suit or until the orders of the court। भैया जब तक ऑर्डर नहीं आ जाते तब तक ही चलेगा, जब फाइनल ऑर्डर आएंगे तो वो माना जाएगा। तो हमारे सीपीसी का ऑर्डर 39 जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है। ये ऑर्डर नंबर आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। और किस स्टेज पे आप ग्रांट करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी स्टेज पे ये ग्रांट किया जा सकता है, किसी भी स्टेज पे, यानी अभी कोर्ट में उस केस को बस प्रेजेंट ही किया गया है, सबसे पहले भी ये काम किया जा सकता है। या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल पड़ी हैं, उसके अंदर कई बातें बीच में आ रही हैं, अभी फैसला बीच में ही रुका हुआ है और बीच में कहीं इसकी जरूरत पड़े, तो भैया उस समय भी ये इंजंक्शन का केस दायर करके, इंजंक्शन की बात करके कोर्ट जो है
ये इंटरिम रिलीफ किसी भी पार्टी को जिसको ज़रूरत है ग्रांट कर सकता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो ये था हमारा टेम्पोरेरी इंजंक्शन। लेकिन परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है भाई? परमानेंट इंजंक्शन तो समझ लो जब कंक्लूजन हो जाए ट्रायल का, ट्रायल कंक्लूड हो जाए, दोनों पार्टीज की हमने जितनी भी हियरिंग करनी थी, दोनों की बातें सुननी थी, सब सुन ली कोर्ट ने, और अब कहा गया कि भैया अब जो है एक रिलीफ ग्रांट करेंगे आपको। जो रिलीफ है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 38 to 42 में दिया हुआ है। अब यहां पर जो परमानेंट इंजंक्शन की बात की जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि कोर्ट का फैसला आ गया और पूरी तरह से फॉरएवर फ्रॉम डूइंग द स्पेसिफिक एक्ट। जैसे मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटी वाला एग्जाम्पल बताया था कि आप परमानेंटली यहां पर ये काम नहीं करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। म्यूनिसिपैलिटी वाला भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक बात है कि नहीं? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है कहानी। ये तभी आएगा जब मेरिट्स पर केस डिसाइड हो जाएगा, हियरिंग जो है वो पूरी की पूरी हो जाएगी दोनों पार्टीज की, और ये मिलेगा कहां से? ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसके सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का? ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी उनकी बात कि किस तरीके से आप दो तरीके का इंजंक्शन दे सकते हो। अब सवाल ये आखिरकार मकसद क्या था? मैंने इतने सारे जब एग्जाम्पल बताए तो इसमें मकसद भी क्लियर हो गया। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांटिंग टेम्पोरेरी इंजंक्शन? अब सिर्फ टेम्पोरेरी इंजंक्शन की बात हो रही है कि आखिरकार आप जो है क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए थे कि स्टेटस क्वो को प्रिजर्व करने के लिए, स्टेटस क्वो को यानी एग्जिस्टिंग स्टेटस को जब केस फाइल किया गया उसको मेंटेन करने के लिए, कि जब तक हमारी फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाते तब तक ये जो पोजीशन है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, तब तक इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो मैं तुम्हें इसका एक और एग्जांपल दे डालता हूं। जब मेट्रो जो है बन रही थी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया। बोलो यस और नो? बहुत सारी प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया और कोर्ट से ऑर्डर भी आए कि भैया ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जो तोड़ा जाने का ऑर्डर है वो सही दिया गया। लेकिन अगर वो जो पार्टीज हैं जिनके घर टूट रहे हैं भैया, या जिसकी प्रॉपर्टी जो है इसमें जा रही है, उन लोगों ने भी तो केस दायर किया होगा। तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के समय बहुत सारे केस वहां पर दायर हुए थे। तो जब ये चीज होती थी तब तक के लिए ये कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया जाता था टेम्पोरेरी पीरियड के लिए। एक और एग्जांपल बताता हूं। हमारे बिल्कुल घर के पास एक बहुत बड़ा पुल बन रहा था, और पुल जब बन रहा था तो उस टाइम बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनना था कि रश को जो है अवॉइड किया जा सके, लोग फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाएं, लेकिन उसके लिए जगह चाहिए थी। तो बहुत सारी शॉप्स को तोड़ा गया। अब पता चला था कि वो शॉप्स जो है बहुत समय पहले से लोगों ने बना ली थी। एक नहर जाया करती थी कई साल पहले, धीरे धीरे वो नहर बंद हुई, उसको बंद किया गया और एक तरह से वो प्लेन बना दिया गया, प्लेन्स बन गए और उसके ऊपर शॉप्स खड़ी कर ली गई। छोटी छोटी करते करते वहां शॉप्स बन गई और उस पर गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं गया। अब वो कई सालों तक उसको वहां पर चलाते रहे, एक मार्केट बन गई। अब उस मार्केट को जो है तोड़ने की जरूरत पड़ी। तो देखा जाए तो राइट तो गवर्नमेंट के पास था, तो ऐसे लोगों को बहुत कॉम्पनसेशन कम दे करके उनको वहां से हटाया गया, वो शॉप्स को तोड़ा गया। अब उसके टूटने में भी बीच में कई साल चले गए, क्योंकि जिन लोगों ने वो शॉप्स बना ली थी उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया कि जी मेट्रो की या इसकी कोई भी जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, इस कंस्ट्रक्शन में हमारा जो है इंटरेस्ट जो है वो जा रहा है, तो आप इसको रोकिए। तो ऐसे केस में उस केस का फैसला आने में जितना समय लगा, उस समय कोर्ट ने एक काम किया कि जी स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप इन शॉप्स को नहीं तोड़ोगे। यानी वहां पर टेम्पोरेरीली इंजंक्शन मिल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई स्टेटस को मेंटेन करना है, जो केस फाइल किया गया उस समय जो स्टेटस है वैसा रहे, जब तक कि
हमारा फैसला नहीं आ जाता, टू प्रिवेंट एनी चेंज अंटिल द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मैंने आपको यहाँ पर एक फ्लाईओवर का भी एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है जी, जिसमें शॉप्स को तोड़ा जाना था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से स्टेटस को यानी करंट स्टेटस को मेंटेन किया जाए फैसला आने तक। तो अब चलते हैं आगे। क्यों आखिरकार कोर्ट ने दिया? उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया जब हमने डिसीजन लेना है उस डिसीजन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक बात है कि नहीं? तो एक पार्टी है, अगर मान लीजिए कि ये जो तोड़ा जाना है ये सही नहीं है और बीच में जो है उन्होंने तोड़ दिया, बाद में पता चला कि वो गलत तोड़ा गया, अब बताइए क्या होगा? क्या वो सारी शॉप्स बनवा के देंगे? क्या उनका दोबारा बिजनेस सेटअप करके देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बाद में कहीं किसी को कोई इंजरी ना हो जाए, उस इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए विच इज पॉसिबल, इसीलिए ये राइट दिया जाता है, ये प्रोटेक्टिव रिलीफ दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है दोस्तों, आइए जरा इसको पढ़ें। इट इज द नेचर ऑफ द प्रोटेक्टिव रिलीफ। क्या नेचर है? जो भी ग्रांट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ अ पार्टी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर पॉसिबल, टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर पॉसिबल इंजरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आई बात कि नहीं? अब आखिरकार हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भाई जिस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है या जिस व्यक्ति के द्वारा केस फाइल किया जा रहा है, किसी भी हाल में हमने उनके पहले, इससे पहले कि फाइनल फैसला आए, उन दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और इसीलिए जो है वो अपने लीगल राइट्स को भी एक्सरसाइज कर पाएंगे। लीगल राइट को एक व्यक्ति ने एक्सरसाइज किया, इसको रोका जाए, बाद में पता चला कि वो सही था, तो इसका मतलब वो शॉप नहीं तोड़ी जाए, या अगर वो गलत था कोई दिक्कत नहीं है तो शॉप तोड़ दी जाए। भैया कोई भी पार्टी जीत सकती है इसमें। तो टेम्पोरेरीली हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। द नीड ऑफ सच प्रोटेक्शन हाउएवर हैज टू बी जज्ड अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग नीड ऑफ द डिफेंडेंट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इंजरी। क्या वाकई उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है रिजल्टिंग फ्रॉम हिज ओन लीगल राइट्स? तो सिचुएशन यह कि पता चले ऐसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने केस दायर किया या जिस व्यक्ति के अगेंस्ट केस दायर किया गया, तो अल्टीमेटली वो अपने लीगल राइट्स तो पूरी तरह से एक्सरसाइज करना चाहेगा और बाद में अगर गलत साबित हुए तो पता चले जो वो पुल बनाने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर एडिशनल लायबिलिटी आ गई। यानी सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही जो है फाइनल फैसला आने के बाद ही तय किया जाएगा। तब तक टेम्पोरेरी आप क्या लगा के रखो? इंजंक्शन लगा के रखो। सो सिचुएशन ये आती है कि बैलेंस बना के रखना है, ना तो प्लेंटिफ की इंजरी हो ना डिफेंडेंट की इंजरी हो, बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। फैसला जब होगा तो उसके बाद जो है इसको जो करना होगा वो करेंगे, बट तब तक कोर्ट अपनी ये डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि वो करे या ना करे कोर्ट की मर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्ट के अंदर केस दायर कर दिया, जी पहले मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए और मिल गया। नो, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर। कोर्ट चाहेगा तो ये पावर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, राइट? सो सिचुएशन ये है, द कोर्ट मस्ट वे वन्स नीड अगेंस्ट अनदर, एक की जरूरत दूसरे के अगेंस्ट, और उसके बाद उसे डिटरमिन करना चाहिए, बैलेंस चेक करना चाहिए कि बैलेंस कहां पर आके बैठता है। उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट क्या करेगा? अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा और अपनी इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये टेम्पोरेरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा है आपने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक काम करेंगे, इस सेशन को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। अगले सेशन में इंजंक्शन से ही जुड़ा हुआ एक और काम करना है। तब तक आप इसे दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा से इसकी रीडिंग कर लीजिए एक एक शब्द की, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।